हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को देता हूँ। मेरा नाम है सी एन नमन बंसल और आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स में सबसे पहला मेथड जो कि आपका इनकम मेथड। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला है हमारा इनकम मेथड, सेकंड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड और थर्ड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। तो हमारे इनकम मेथड से क्या निकलता है? हमारे इनकम मेथड से जो टर्म निकलता है वो है हमारा एनडीपी-एफसी, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। वहीं पे हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है जीडीपी-एमपी और वैल्यू एडेड मेथड से भी हमारा क्या निकलता है? जीडीपी-एमपी। ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है हमारा? एनएनपी-एफसी। अगर आप को एक्सपेंडिचर मेथड का डेटा दे रखा है तो सबसे पहले आपको निकालना उससे जीडीपी-एमपी, फिर उस जीडीपी-एमपी को किस में कन्वर्ट करना है हमें? एनएनपी-एफसी के अंदर नेशनल इनकम निकालते समय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इनकम मेथड की। तो सबसे पहले हम नाम से पता है कि इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी इंडिया के अंदर लोग हैं उन सभी की इनकम को जोड़ेंगे और जितने भी बाहर से इंडिया में आके लोग इनकम कमाते हैं उनकी इनकम को जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी हमारी इससे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम मेथड चालू कर रहे हैं वो है आपका इनकम मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी इंसान इनकम किस तरीके से कमा सकता है। सबसे पहले तो वो अपनी क्या कर सकता है, अगर वो जॉब करता है तो सैलरी से इनकम कमा सकता है। अगर वो बिजनेस करता है तो उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर वो प्रोफेशन में भी है तो भी उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर किसी इंसान ने लोन दे रखा है किसी को तो उसको क्या मिलेगा? उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगी। या फिर उसने अगर किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो भी उससे क्या मिलेगी? इंटरेस्ट मिलेगी। अगर वो शेयर में ट्रेडिंग करता है, जैसे आज उसने शेयर खरीदे 10,000 रुपए के, आगे चल के उसने शेयर बेच दिए 15,000 रुपए को, तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा 5,000 रुपए का। तो वो भी आपके किस में इंक्लूड हो जाएगा? प्रॉफिट में। और एक इंसान क्या कर सकता है, अगर उसने आज एक घर खरीदा 10 लाख रुपए का और उसको आगे चल के उसने 15 लाख रुपए का बेच दिया तो उसको 5 लाख रुपए का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरीके से अब क्या कर सकता है, कोई इंसान अगर मान के चलो उसके पास एक घर है और उसने क्या कर रखा है, उस घर को रेंट पे दे रखा है तो उसको उससे रेंटल इनकम भी हो सकती है। हमने क्या बात करी, अगर कोई इंसान जॉब करता है तो उसे सैलरी से इनकम होगी। अगर बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है तो उसे प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर उसने कोई लोन दे रखा है या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे क्या होगा? इंटरेस्ट मिलेगी। और किसी इंसान का अगर हाउस प्रॉपर्टी उसने अगर रेंट पे दे रखी तो उससे क्या होगी? उससे रेंटल इनकम होगी। तो इस तरीके से कोई भी इंसान क्या कर सकता है? इनकम को कमा सकता है। तो इसीलिए हमारा इनकम मेथड क्या कहता है, इनकम मेथड में हम क्या करते हैं? 3 चीज को प्लस करते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, जो और कुछ नहीं हमारा सैलरीज ही है। सेकंड आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, इसकी अभी हम बात करेंगे। और लास्ट आता है हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, यानी कि हमारा सैलरी वाला पार्ट। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज के अंदर हमारा आता है सैलरी, एक हो गया आपका ईपीएफ, एक हो गया आपका ईएसआई। अब इन ईपीएफ और ईएसआईसी का मतलब होता क्या है? और इसके अंदर एक और चीज आता है हमारा, वो है हमारा सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ईपीएफ मतलब क्या होता है, ईएसआईसी मतलब क्या होता है। तो बच्चों मान के चलो किसी भी इंसान की इनकम अगर 1 लाख रुपए महीने की है, ठीक है, 1 लाख रुपए उसकी महीने की इनकम है, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको जैसे मान के चलो ईपीएफ चल रहा है 10% ईपीएफ आपको काटना है, तो उस एम्प्लॉय के हाथ में क्या होगा? 90,000 रुपए एम्प्लॉय के खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। और 10,000 रुपए क्या होता है? एक सेपरेट अकाउंट होता है ईपीएफ अकाउंट, जो एम्प्लॉय डायरेक्ट क्या करता है? उस अकाउंट के अंदर अमाउंट को डिपॉजिट करता है। इस ईपीएफ अकाउंट में क्या मिलती है? इंटरेस्ट मिलती है। अभी करंट इंटरेस्ट रेट जो ईपीएफ पे चल रही है वो 8.5 अराउंड चल रही है। तो इस ईपीएफ को क्या करता है, ईपीएफ अकाउंट के अंदर इस 10,000 रुपए को वो जमा करा देगा एम्प्लॉयर, उसके ऊपर एम्प्लॉय को क्या मिलेगी? इंटरेस्ट। इस ईपीएफ में से जो एम्प्लॉय होता है वो रिटायरमेंट के टाइम पे क्या कर सकता है? पैसे को निकाल सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि एम्प्लॉय ने एक्चुअली में कमाए कितने, तो आप कहोगे एम्प्लॉय ने एक्चुअली में कमाए 1 लाख रुपए, तो जो उसको 90,000 रुपए की सैलरी मिली
प्लस आपने क्या कर दिया, ईपीएफ को प्लस कर दिया, जिसकी वजह से आपकी क्या आ गई, उस एम्प्लॉय की इनकम आ गई कि उसकी एम्प्लॉय की इनकम कितनी हो गई, 1 लाख रुपए महीने की उसकी इनकम हो गई। तो हमने क्या किया, सैलरी जो उसके हाथ में उसको मिली प्लस ईपीएफ, ऐसे ही सेम क्या होता है हमारा ईएसआई। ईएसआई की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और ईपीएफ की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दोनों का मतलब सेम ही है, बस थोड़ा बहुत स्कीम में अंतर है। इसी तरीके से हमारा लास्ट बचता है इसके अंदर, वो है सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज। इसका मतलब क्या है, अगर किसी इंसान ने 1 लाख रुपए कमाए और उसमें से क्या करा, सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए उसने 10,000 रुपए या 5,000 रुपए डोनेट कर दिए, लेकिन उसकी इनकम कितनी थी, उसकी इनकम तो 1 लाख रुपए ही थी, तो उस सोशल कंट्रीब्यूशन को भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद बात आती है हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस की। ऑपरेटिंग सरप्लस 3 चीजों से मिलकर बनता है। वो कौन सी चीज है, वो है हमारी RIP। आर का मतलब क्या है हमारा रेंट, आई का मतलब क्या है हमारा इंटरेस्ट, और पी का मतलब क्या है हमारा प्रॉफिट। जो चीज हमने ऊपर बात करी थी कि इंसान रेंट से इनकम कमा सकता है, इंटरेस्ट से, और एक प्रॉफिट से इनकम कमा सकता है। अगर किसी इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है तो उससे उसको क्या होगी, रेंटल इनकम होगी। अगर किसी इंसान ने रुपए को लोन में दे रखा है या तो बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है तो उससे उसको क्या मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगी। और लास्ट आता है हमारा प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस चलाता है तो किस पर्पस के लिए चलाता है, प्रॉफिट के पर्पस के लिए, तो उसके लिए जो भी इनकम होती है वो क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से कोई भी इंसान अपना प्रोफेशन वगैरह चलाता है तो उसके केस में भी उन्हें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब इस प्रॉफिट के अंदर भी काफी सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमें बात करना है, अगर कोई कंपनी है, कंपनी ने मान के चलो कमाए 100 रुपए, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट हो गया आपका 100 रुपीज का कॉर्पोरेट प्रॉफिट हो गया। इसके बाद लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। मान के चलो टैक्स का रेट था हमारा 30%, तो 30 रुपए क्या हुआ, टैक्स के चले गए। इसके बाद जो कंपनी के पास अवेलेबल प्रॉफिट था वो कितना बचा, कंपनी के पास अवेलेबल प्रॉफिट 70 रुपीज का, ठीक है, क्योंकि 100 रुपीज कंपनी ने कमाए, उसमें से 30 रुपए क्या कर दिए, कंपनी ने टैक्स के दे दिए, तो कंपनी के पास अवेलेबल प्रॉफिट कितने के बचे, 70 रुपीज के अवेलेबल प्रॉफिट बचे। उससे कंपनी करती है, मान के चलो उसमें से क्या करा, 40 रुपए कंपनी ने क्या कर दिया, डिविडेंड दे दिया। अब कंपनी करती है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, जो भी उनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट होता ही किसका है, प्रॉफिट होता है हमारे शेयर होल्डर्स का होता है। तो कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा प्रॉफिट में से एक्यूमुलेट करके डिविडेंड को दे देती है, और बाकी कंपनी के पास बच कितने गए, 30 रुपए कंपनी के पास बच गए। जो कंपनी के पास 30 रुपए बचे उसी का बोला जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या उसका दूसरा हम बोल सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से क्यों बोला जाता है, ऐसा प्रॉफिट जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। डिविडेंड क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, लोगों के बीच, शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन जो 30 रुपए बच गया, इससे हम क्या बोलेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। जो अर्निंग्स या फिर जो प्रॉफिट हमने क्या कर लिए, रोक लिए, उसे क्या बोला जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो अगर मैं बात करूं कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, क्या कहो, आप क्या कहोगे, सर कंपनी ने प्रॉफिट तो 100 रुपए कमाया। क्यों कहोगे ऐसा, क्योंकि जो आपका 100 रुपए है वो किससे मिलकर बनाया, आपका बिफोर टैक्सेशन है आपका, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट क्या होगा आपका, वो होगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस आपका रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में हमारे कॉर्पोरेट टैक्स था 30 रुपीज का, डिविडेंड था हमारा 40 रुपीज का, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था हमारा 30 रुपए का। तो 40 और 30 कितना हो गया आपका, 70, 70 प्लस 30 आपका आ गया 100, जो हमने कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऊपर कमाया था, ठीक है। अब जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेके चले, अगर किसी इंसान ने 1 लाख रुपीज की क्या करा, सैलरी उसने कमाई, एक महीने की उसकी सैलरी थी 1 लाख रुपए की, उसमें से उस 30% क्या देता है, टैक्स देता है, यानी कि 30,000 रुपए क्या देता है, वो टैक्स देता है। उसके पास हाथ में कितने बचते हैं, 70,000 रुपए। अगर मैंने उस इंसान से पूछी कि आपकी सैलरी कितनी है, तो वो कहेगा मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीने है। वो ये कहेगा कि आपकी मेरी सैलरी 70,000 रुपए है, नहीं कहेगा ना ऐसा, क्योंकि जो उसने कमाई तो 1 लाख रुपए करी है ना, उसने कमाया कितना, उसने कमाया 1 लाख रुपए। तो ये क्या होता है हमारा, बिफोर टैक्सेशन देखी जाती है कोई भी इनकम, बिफोर टैक्स क्या देखी जाती है, कोई भी इनकम।
जब भी कोई भी इंसान अपना P&L स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है, टी शेप आपने बैलेंस शीट अभी तक पढ़ रखी होगी, P&L कोई भी इंसान स्टेटमेंट बनाता है तो उसके अंदर जो लास्ट में नेट प्रॉफिट बचता है वो बिफोर क्या होता है, हमारा टैक्सेशन होता है। इसके बाद क्या किया जाता है, टैक्स को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट ही क्या होता है, बिफोर टैक्सेशन, इसलिए हमें कॉर्पोरेट टैक्स भी क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये किसकी बात हो गई, हमारी कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो गई। इसी तरीके से इसके अंदर एक और चीज इंक्लूड हो जाती है, वो है हमारा रॉयल्टी। कभी कभार एग्जाम में रॉयल्टी भी आ जाता है, तो रॉयल्टी भी क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए अंदर इंक्लूड होता है। लास्ट आता है हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है, ऐसी इनकम जो कि क्या है, मिक्स है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फैक्टर इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम 4 तरीके की होती है हमारी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया आपका, और लास्ट में क्या हो गया, वेजेस। जब हम इन चारों चीजों को क्या नहीं कर पाए, सेपरेट नहीं कर पाते हैं कि क्या ये इनकम हमारी रेंट है, या फिर ये इनकम हमारी वेजेस है, या फिर ये इनकम हमारी प्रॉफिट है, या फिर ये इंटरेस्ट इनकम हमारी इंटरेस्ट है, जब हम इन चारों के बीच इसको बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं तो वो कौन सी इनकम होती है, वो होती है हमारी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये किस केस में, ज्यादातर ये होती है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप के केस में, जहां पे कभी कभार रिपोर्ट्स वगैरह नहीं बने होते हमारे, हम क्या कहते हैं, वैसे ही डेली रूटीन में हमारे बिजनेस चल रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया, हमारी वेजेस वगैरह कितनी, या फिर हमने इंटरेस्ट वगैरह कितनी कमाई, तो उसे क्या बोला जाता है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले दोबारा से आप देखिए, इनकम मेथड में 3 चीजों को हम प्लस करते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, और लास्ट है हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर हम क्या करते हैं, सैलरी प्लस ईपीएफ प्लस ईएसआईसी, और लास्ट में हमारा सोशल कंट्रीब्यूशन स्कीम, जिसके अंदर किसने कंट्रीब्यूशन किया, हमारे एम्प्लॉय ने। फिर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस 3 चीजों से मिलकर हमारा रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसके अंदर एक और चीज इंक्लूड हो जाती है, वो है हमारा रॉयल्टी। इसी तरीके से जो हमारा प्रॉफिट था इसके अंदर, वो 3 चीजों से मिलकर बना था, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस हमारा डिविडेंड। फिर लास्ट हमने बात करी थी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर इनकम को बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं। वो कौन सी इनकम होती है, हमारी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इससे हमारा निकलता क्या है, इन 3 चीजों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा एनडीपी एफसी, क्योंकि इसके अंदर हम प्लस ही क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम प्लस ही इनकम कर रहे हैं, तो हमारा निकल ही क्या आएगा, इससे अंदर हमारा इनकम। पर वो इनकम हमारी कौन सी निकल के आएगी, वो आएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगी। अगर आपसे पेपर में नेशनल इनकम निकालने के लिए पूछा जाए तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर देंगे, जिसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारा आ जाएगा एनएनपी एफसी। उम्मीद करता हूँ आपको इनकम मेथड समझ में आया होगा। अब इसके हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, फिर आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है हमें। इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है एनएनपी एट एमपी, ठीक है। इसमें हमें नेशनल इनकम नहीं निकालनी, नेशनल इनकम क्या होती है, हमारा एनएनपी एट एफसी, है ना। इसके अंदर में कहने का नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले डेटा क्या दे रखा है हमें इसके अंदर, सबसे पहले हमें दे रखा है इसके अंदर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितने की, 8000 रुपीज की मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है। फिर हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन 200 रुपये का, प्रॉफिट 1000 रुपीज का, रेंट 600, इंटरेस्ट 700, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3000 का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 500, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 60 रुपीज का। सबसे पहले हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। इसके अंदर डेटा ही हमें किस हिसाब से दे रखा है, इसके अंदर डेटा ही हमें इनकम मेथड के हिसाब से दे रखा है, क्योंकि हमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉय भी दे रखा है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी दे रखा है, हमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी इसके अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, इनकम मेथड से हमारा निकलता क्या, इनकम मेथड से हमारा निकलता है एनडीपी एट एफसी। तो हमें सबसे पहले देखना है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, वो कितना दे रखा है हमें, 3000 का कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हो गया, प्लस हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, वो 3 चीजों से मिलकर बनता है हमारा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट कितना दे रखा है हमें, 600 रुपये का, इंटरेस्ट दे रखी है हमें 700 रुपये की, और प्रॉफिट दे रखा है हमें 1000 रुपीज का। फिर इसके अंदर हम क्या प्लस करेंगे, इसके अंदर हम प्लस करेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो कितनी दे रखी है हमें, 8000 रुपीज की मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखी है। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इससे हमारा निकल के आ जाएगा एनडीपी एफसी। तो हमारी एनडीपी एफसी कितनी हो गई, 3000 प्लस 600 हो गया हमारा 3600 प्लस 700 हो गया हमारा 4300, और प्लस 1000 हो गया हमारा 5300, और 8000 हो गया हमारा 13300, क्या हो गया हमारा एनडीपी एफसी हो गया। पर हमें निकालना क्या था इसके अंदर, हमें निकालना था एनएनपी एट एमपी निकालना था।
है ना। एनडीपीएफसी आ गया, एनडीपीएफसी से हमें अगर जाना हो, हमें कहाँ पे जाना है, हमें एनएनपी एट एमपी पे जाना है। हमें कहाँ जाना है, एनएनपी एट एमपी पे जाना है। एन से एन यानी कि डेप्रिसिएशन का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना है, इसके अंदर इग्नोर करना है, क्योंकि हमें दे नेट रखा है और हमें जाना भी कहाँ है, नेट की तरफ जाना है, तो हम डेप्रिसिएशन को इसके अंदर इग्नोर करेंगे। फिर हमें कहाँ जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर देंगे। और फिर हमें फैक्टर कॉस्ट पर किसकी तरफ जाना है, मार्केट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम प्लस कर देंगे। अब ठीक है, एनडीपीएफसी कितना दे रखा था आपको, 13,300 का, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, देखते हैं वो कितना दे रखा है हमें। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देखा, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दे रखा है, हमें फ्रॉम एब्रॉड नहीं दे रखा। टू एब्रॉड का मतलब क्या है, हमारा फीटा ज्यादा है हमारा फीफा से, है ना। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से ज्यादा क्या है हमारा, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 60 को हमें माइनस करना पड़ेगा, प्लस क्या करना है हमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखे हैं 500 के, तो प्लस क्या कर देंगे हम, 500 कर देंगे, जिसके बाद क्या आ जाएगा हमारा एनएनपी एट एमपी आ जाएगा। तो 13,300 प्लस 500 कितना हो गया आपका, 13,800 माइनस 60, तो ये हो गया आपका 13,740। ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, एनएनपी एट एमपी, जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर निकाला। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर बात करिए होती नेशनल इनकम निकालने की, तो नेशनल इनकम कितनी हो जाती है हमारी, नेशनल इनकम वो क्या होता है हमारा, एनएनपी एट एफसी। तो हमें केवल और केवल नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता। हम क्या करते हैं, एनडीपीएफसी में क्या प्लस कर देते हैं हम, एनएफआई को हम प्लस कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता है नेशनल इनकम। तो एनएफआई कितने रखा है, -60, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 13,240। ये क्या हो जाती है हमारी नेशनल इनकम हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर सेम निकालना है हमें एनएनपी एट एमपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। हमें डिटेल्स क्या क्या दे रखी हैं, इसके अंदर हमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट वगैरह भी दे रखा है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं दे रखा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर 0 मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर में निकालना क्या है, हमारा निकालना है एनडीपी एट एफसी, जो कि क्या होता है आपका डोमेस्टिक इनकम। वो क्या होगा आपका, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। अब बच्ची मन में क्या डाउट आएगा, हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है और साथ के साथ हमें क्या दे रखा है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली दे रखा है, तो हमें इसके अंदर की जितनी भी चीजें उनको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर हमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखा हो, उसको भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। ईएसआईसी भी दे रखा हो, उसको भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। अगर सैलरी भी दे रखी हो, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली क्या दे रखा है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, इसका मतलब क्या, उसके अंदर हमारी सैलरी भी इंक्लूड है, उसके अंदर हमारी ईएसआई भी इंक्लूड है, उसके अंदर हमारी सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयज भी इंक्लूड है। तो इसको हमें डबल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर इसी तरीके से प्रॉफिट भी दे रखा है आपको, साथ ही साथ आपको डिविडेंड दे रखा है या फिर कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, तो उनको भी हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। क्योंकि प्रॉफिट का मतलब भी क्या है, उसके अंदर कॉर्पोरेट टैक्स, साथ ही साथ आपका डिविडेंड भी क्या है, उसके अंदर इंक्लूड है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्टली क्या करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि 700 रुपए को क्या करना है, इंक्लूड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को इंक्लूड करेंगे। रेंट कितना दे रखा है हमें, रेंट दे रखा है 100 रुपीज का रेंट हो गया। इंटरेस्ट दे रखी है आपकी, इंटरेस्ट दे रखी है 90 रुपीज की, तो 90 को हम प्लस कर देंगे। साथ के साथ प्रॉफिट देखना है हमें। प्रॉफिट में सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है और हमें डिविडेंड भी दे रखा है। हमने क्या बात करी, प्रॉफिट में क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस हमारा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है 30 रुपीज का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है 10 रुपीज का और डिविडेंड दे रखा है हमें 20 रुपीज का। हमें क्या दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमें कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का और देख लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हमें अभी निकालने की जरूरत नहीं है। नेट करेंट ट्रांसफर टू एब्रॉड ये भी हमें देखने की जरूरत नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये क्या होता है हमारा, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम ही क्या है हमारा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारा हो ही गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो ही गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड हो गया हमारा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की अभी जरूरत नहीं है और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम ही हमारा होएगी।
तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, NDP@FC आ जाएगा। तो NDP@FC कितना हो गया, 700 प्लस 100 800 प्लस 90 हो गया, 890 प्लस 30 920 930 930 और 20 950 क्या हो गया हमारा NDP@FC। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था NNP@MP। तो सेम हमें क्या करना है, NDP@FC से हमें कहाँ जाना है, NNP@MP जाना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो D से हमें पहले N पे जाना है, तो हमें क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को प्लस करना है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हमें क्या करना है, प्लस करना है। NDP@FC आया था हमें 950 का। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना दे रखा है हमें, इसमें भी हमें नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड दे रखा है, वो कितना दे रखा है हमें, माइनस का 10। नेट करेंट ट्रांसफर टू एब्रोड, उससे हमें कोई भी चीज का मतलब नहीं है, हमें क्या देखना, नेट फैक्टर इनकम देखनी है हमें। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड दे रखा है माइनस का 10। अगर माइनस का 10 नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड दे रखा है, इसका मतलब क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या हो गया हमारा, प्लस का 10 हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल लेके चलूं, अगर मेरा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दे रखा था 20 का और फैक्टर इनकम टू एब्रोड दे रखा था हमारा 10 का, तो मैं क्या कहूंगा, मेरा NFIA कितना हो गया, मेरा हो गया NFIA 10 का। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना हो गया, 10 का। अगर मैं वहीं पे बात करता है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड कितना हुआ, यानी कि फीटा माइनस फीफा कितना हुआ मेरा, तो वो कैसे निकालता मैं, 10 जो मेरी फैक्टर इनकम टू एब्रोड है माइनस का 20 यानी कि माइनस का 10। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारा नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड माइनस 10 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या है, प्लस का है, उसके अंदर तो प्लस का 10 है वो हमारा। इसके बाद हम करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दे रखा है मेरा, 110 का दे रखा है, तो 110 को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो जिससे मेरा क्या आ जाएगा, NNP@MP आ जाएगा। तो ये कितना है हमारा आंसर, 960 और 100 कितना हो गया हमारा, 1060 1070 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया NNP@MP। अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना होता तो मैं NIT को क्या कर देता, इग्नोर कर देता, केवल और केवल NDP@FC में क्या प्लस कर देता, NFI को प्लस करता, जिससे मेरा डायरेक्टली क्या आ जाता, नेशनल इनकम आ जाती। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इनकम मेथड समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम करेंगे वैल्यू एडेड मेथड और उसके अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। फिर ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।